Hello student, today I am going to explain you the new chapter molecular basis of inheritance. Evidences in support of DNA as a genetic material. DNA जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके सपोर्ट्स में कुछ एविडेंसेस मिले थे। पहले जो एविडेंस है वो डायरेक्ट एविडेंसेस है। डीएनए जो होता है सभी लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है। ऑल सोमेटिक सेल्स ऑफ बॉडी ऑफ स्पीशीज, किसी एक स्पीशीज की बॉडी की जितनी भी सोमेटिक सेल्स होती है उनके अंदर जो होता है इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। इन ऑल जेनेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेन द हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ द डीएनए, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट होता है वो हाफ होता है। कहने का मतलब जो सोमेटिक सेल्स होती है वो डिप्लाइड होती है, इसको डिनोट करेंगे 2n के द्वारा। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो हैप्लाइड होती है, जिसको डिनोट किया जाता है n के द्वारा। डीएनए कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। डीएनए के अंदर कैपेसिटी होती है कि अपने समान नए डीएनए को बना सकता है। डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा। डीएनए जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस करता है दो प्रोसेस के द्वारा, एक ट्रांसक्रिप्शन होती है और दूसरी ट्रांसलेशन होती है। एनी चेंजेस इन कंपोजिशन इन डीएनए रिजल्ट इन द म्यूटेशन विच आर ट्रांसमिटेड टू डॉटर्स। जो डीएनए का कंपोजिशन होता है उसमें सडनली कोई चेंजेस हो जाते हैं म्यूटेशन के द्वारा, तो वो जो चेंजेस होते हैं वही ट्रांसमिट होते हैं डॉटर्स के अंदर, अपने चाइल्ड के अंदर। इट इज एबल टू रिपेयर व्हेन डैमेज ड्यू टू द एनी रीजन। यदि किसी रीजन से डीएनए डैमेज हो जाता है तो उनमें रिपेयर करने की कैपेसिटी भी होती है। वो अपने आप को प्रिजर्व कर लेता है और जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो भी प्रिजर्व हो जाती है। नेक्स्ट वन, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिसके आधार पर यह बताया गया था कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने किया था 1944 में। अब ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर दो स्ट्रैंड लिए थे बैक्टीरिया के, और ये जो बैक्टीरिया था डिप्लोकोकस निमोनी था, जो कि क्या करता था, डिजीज कॉज करता था मेमल्स के अंदर। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैप्सूल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया थे उनके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं है उसके आधार पर जो बैक्टीरिया थे वो टू टाइप्स के थे। पहला था एस टाइप बैक्टीरियम, जिसको R3 बैक्टीरियम भी कहा जाता है। दे प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनीज, दे आर एनकैप्सुलेटेड इन कॉजिंग डिजीज इन मेमल्स। ये जो बैक्टीरिया थे वो किस टाइप की कॉलोनी को डेवलप करते थे, स्मूथ कॉलोनी को डेवलप करते थे। इनके चारों तरफ क्या पाया जाता था, कैप्सूल पाया जाता है, और जिस बैक्टीरिया के चारों तरफ कैप्सूल पाया जाता है वो मेमल्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। मीन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या करेंगे कि एनिमल्स के अंदर क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। तो ऐसा जो स्ट्रेन था उसको वायरुलेंट स्ट्रेन कहा गया था, जो कि डिजीज कॉज करता है। सेकेंड है आर टाइप बैक्टीरियम या आर सेकेंड। ये जो कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं इनकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। इनके चारों तरफ कैप्सूल नहीं पाया जाता, और कैप्सूल नहीं पाए जाने के कारण ये मेमल्स के अंदर डिजीज कॉज नहीं करते, इसलिए इस स्ट्रेन को नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन कहा गया। स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कुछ स्टेप्स में किया था। पहला जो स्टेप था, जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको माइस में इंजेक्ट करवाया। वो बैक्टीरिया माइस के अंदर गया, उसने निमोनिया कॉज किया और माइस की डेथ हो गई सेकेंड डे। उसके बाद जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया तो माइस के अंदर कोई भी निमोनिया कॉज नहीं हुआ, उसकी डेथ नहीं हुई और वो सर्वाइव कर रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको गर्म करके कील कर दिया। उसके बाद माइस में इंजेक्ट करवाया, तो माइस के अंदर जब किल्ड बैक्टीरिया इंजेक्ट करवाया तो माइस में निमोनिया कॉज नहीं हुआ और वो माइस सर्वाइव कर रही थी नेक्स्ट डे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या किया कि जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको मिक्स कर दिया वायरुलेंट बैक्टीरिया। अब ये जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था पहले उसको हीट करके किल कर दिया था। दोनों बैक्टीरिया को मिक्स करके जब माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया तो माइस के अंदर निमोनिया कॉज हुआ और माइस की डेथ हो गई। तो ऊपर का जो एक्सपेरिमेंट, इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकला कि जो हीट किल्ड बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो वहां से ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंच गया, नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया, और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को भी उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, वायरुलेंट के अंदर। तो जैसे ही नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया, उसने माइस के अंदर क्या किया, निमोनिया कॉज किया और माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई।
जिससे ये पता चलता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो फोर स्टेप दे रखी, 3 स्टेप दे रखी। पहले स्टेप के अंदर क्या किया उसने, जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको कहाँ इंजेक्ट करवा दिया, माइस के अंदर। माइस के अंदर निमोनिया और उसकी डेथ हो गई। सेकंड में नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को कहाँ इंजेक्ट करवाया, माइस के अंदर, उसमें निमोनिया नहीं हुआ, तो जिससे वो माइस क्या हो रहा था, सर्वाइव कर रहा था। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि जो वायरुलेंट बैक्टीरिया को क्या कर दिया उनने, गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद किसके अंदर इंजेक्ट करवा दिया उनने, माइस के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। तो माइस क्या हो रहा था, सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको किल कर दिया था। लेकिन उसके बाद फोर्थ स्टेप में जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो जो वायरुलेंट बैक्टीरिया पहले इसको गर्म करके किल कर दिया, उसके बाद नॉन वायरुलेंट के साथ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद किस में इंजेक्ट कर दिया, माइस के अंदर। तो माइस के अंदर क्या हुआ कि निमोनिया कॉज हुआ और उसकी डेथ हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी आ गई, वायरुलेंट बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज आ गई, जिसके कारण नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया भी क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया और वो डिजीज कॉज करने लगा। जिससे ये पता चलता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए के ट्रांसफर होने के कारण ही क्या होता है कि जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ और माइस के अंदर निमोनिया कॉज हुआ और उसकी डेथ हो गई।